नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज से, जो कि हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक न्यूज है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर दिया था कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब का ठेका नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 500 मीटर के दायरे में होटल्स या पब्स में भी शराब नहीं परोसी जा सकती। तो इससे हुआ क्या था, वो सभी एम्प्लॉइज जो होटल्स या पब्स में काम करते हैं उनके रोजगार को खतरा पैदा हो गया था। तो उसको बचाने के लिए कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टेट हाईवेज को डीनोटिफाई कर दिया था, ताकि वो होटल्स और पब्स जो हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। अब एक एनजीओ है, उसने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट्स अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अवॉइड करने के लिए स्टेट हाईवेज को डीनोटिफाई कर रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसका हनन है, उसका वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पिटीशन के अगेंस्ट में, इस पिटीशन पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती हैं और किसी भी स्टेट हाईवेज को डीनोटिफाई कर सकती हैं। तो काइंड ऑफ कई बार आपके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डाइल्यूट कर सकती हैं, अवॉइड कर सकती हैं, मना कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को? जी हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट को कानून बना के इनवैलिडेट कर सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जल्लीकट्टू पे बैन लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, बाद में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जल्लीकट्टू को पे बैन हटा दिया था। लेकिन अब बात यह आती है कि गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इनवैलिडेट कर देती है कानून बना के, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से भी सुप्रीम जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया है कानून है उसको रद्द कर सकती है। समझ गए? बाद में अब जैसे अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई बात नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी चाहती तो मना कर सकती थी। जिस स्टेट गवर्नमेंट ने वो जो स्टेट हाईवेज हैं उसको डीनोटिफाई किया है, सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती थी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, स्टेटस को लाइए और पहले जो हाईवेज थे वैसा का वैसा ही रहेंगे। तो काइंड ऑफ दोबारा से विचार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट भी और कानून भी पास कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट भी। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ में। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम विचार कर रहा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों से ओस्पा को हटा दिया जाए। ओस्पा मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। सबसे पहले इसे 1958 के आसपास इंप्लीमेंट किया गया था, लगाया गया था असम और मणिपुर के कुछ इलाकों में। बाद में 1972 में इसे सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसको बढ़ा दिया गया था, एक्सपेंड कर दिया गया था, और जम्मू एंड कश्मीर में इसे 1990 यानी 1990 के आसपास लगाया गया था। कई सारे स्पेशल पावर्स दी जाती हैं इस एक्ट के अंदर में ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को। मान लीजिए अगर कोई जो पर्सन है उस इलाकों में जहां जहां ओस्पा लगा हुआ है, एक प्रकार से इलीगल रूप से, या फिर 4 या 5 बंदों की असेंबली है, या फिर कोई पर्सन हथियार कैरी कर रहा है और ऑथराइज्ड ऑफिसर की वार्निंग के बावजूद अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा है तो शूट कर सकते हैं। इस तरह की जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को, और बिना शक के आधार पर बिना किसी वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। ऐसी पावर्स हैं, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है ओस्पा में। काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो मांग कर रहे हैं कि हटा दिया जाए ओस्पा को, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की खबरें सुनने को आती रहती हैं। तो अभी क्या हुआ था, कुछ समय पहले, 4-5 महीने पहले की बात है, त्रिपुरा ने ओस्पा को हटा दिया था। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, त्रिपुरा ने ओस्पा को हटा दिया था। मणिपुर में लगातार संघर्ष जारी है, और एक प्रकार से संघर्ष तो नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है। और जम्मू एंड कश्मीर में भी ओस्पा को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ पे होते हैं, ऐसा आरोप लगता है। और जबकि एक प्रकार से बीपी जीवन रेड्डी एक कमीशन आया था, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो बीपी जीवन रेड्डी कमीशन, तो उन्होंने कहा था कि ओस्पा को हटा देना चाहिए। इवन जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट थी वुमेन्स के ऊपर में, उन्होंने भी यही कहा था कि ओस्पा को हटा देना चाहिए थोड़े समय के बाद में। अगला जो आर्टिकल है वो नोटबंदी के ऊपर में सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। तो जब देखिए नोटबंदी इंप्लीमेंट करी थी तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपना पैसा जमा नहीं करवा पाए थे बैंक्स के अंदर में, या फिर कईयों ने पैसा छुपा के रखा था लेकिन बाद में उनको मिला। तो अब ये सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मौका तो शायद देना चाहिए। उन लोगों को काफ़ी मेहनत से लोगों ने पैसा कमाया है, तो एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पैसा जमा करवा सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सोलिसिटर जनरल जो अपना केस प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप कोई भी ऑर्डर नहीं जारी कीजिए इस बारे में, और हम केस बाय केस बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा जेन्युइन केस है, कि अगर कोई पर्सन पहले नहीं पैसा जमा करवा पाया था तो क्या रीजंस हैं उसके पीछे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के ऑर्डर देता है मान लीजिए, तो वो ऑर्डर तो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ब्लैक मनी जो पहले पकड़ी गई थी, जो रोक के रखी गई थी, वो फिर से लोग जमा कराना स्टार्ट कर देंगे। तो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जो गवर्नमेंट है किस प्रकार का डिसीजन लेती है इस चीज़ के ऊपर में। अब अगला जो आर्टिकल है वो गवर्नर की पावर से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है, जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी,
उन्होंने आरोप लगाया गवर्नर पे कि आरोप उनको धमका रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हुआ क्या था, तमिलनाडु के एक इलाके में कुछ टेंशंस क्रिएट हो गई है, कम्युनल टेंशंस दो समुदाय के बीच में। तो उसको लेकर गवर्नर ने इंफॉर्मेशन मांगना चाहा था ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि फोन पे गवर्नर ने उनको धमकाया और उनकी इंसल्ट की। तो जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी पावर्स होती हैं गवर्नर के पास में, क्या ऐसी पावर्स हैं गवर्नर के पास में कि वो मुख्यमंत्री से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम को या फिर दूसरे मिनिस्टर्स को, गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को, गवर्नर अपॉइंट करता है जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उनके चेयरमैन को या फिर उसके दूसरे मेंबर्स को। गवर्नर चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर कोई भी कानून बनाया जाना है, प्रपोज किया गया है, तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है सीएम से। उसके अलावा गवर्नर रिकमेंडेशन दे सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में इमरजेंसी इंपोज किए जाए। ये प्रॉपर संविधान में लिखा गया है कौन कौन से ग्राउंड्स में गवर्नर ऐसा रिकमेंडेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। उसके अलावा गवर्नर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी होते हैं और वाइस चांसलर्स को अपॉइंट भी करते हैं। गवर्नर कोई भी बिल जो है उसको रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। और जैसे सजा माफ़ी की भी इनके पास में काफ़ी सारी पावर्स हैं, लेकिन देखिए एक डिफरेंस है, प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी डेथ सेंटेंस है उसको प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते और प्रेसिडेंट है वो डेथ सेंटेंस को माफ कर सकते हैं, याद रखिएगा ये चीज। 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो काम करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है प्रेसिडेंट के पास में। जबकि ऐसा कोई अमेंडमेंट गवर्नर के कंटेक्स्ट में नहीं बनाया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, गवर्नर के पास में जो डिस्क्रिप्शन पावर है वो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गवर्नर हैज मोर पावर्स एज कंपेरिजन टू प्रेसिडेंट इफ वी आर टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स। अगला जो न्यूज है वो है मैसूर इंपीरियल सर्विस ने काफी अहम योगदान दिया था 1989 फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान की ये बात है। हैफा एक जगह है इजराइल के अंदर में, इजराइल के अंदर में एक जगह है हैफा, जो कि उस समय में ओटोमन एम्पायर और जर्मन्स के कब्जे में था। और जो मैसूर इंपीरियल सर्विस है वो लड़ रही थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश के अंदर में। तो इन्होंने एक अहम योगदान निभाया था हैफा को लिबरेट करवाने में। तो यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है कि जो हैफा है क्यों न्यूज में है, कहां पे है, कौन से देश में है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, एक टीबी रिपोर्ट जारी की गई है और फाइंड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने, एक स्टेक होल्डर है उस रिपोर्ट में, थोड़ा सा इस जो रिपोर्ट है उसमें तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और इवन मेंस के लिए भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, फाइंड जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसे बनाया गया था 56वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जब आयोजित हुआ था 2003 के अंदर में, उसके मौके पे फाइंड को बनाया गया था। नॉन प्रॉफिट है ये और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। करती क्या है, देखिए, रोगों से रिलेटेड, जो गरीबी से रिलेटेड जो रोग होते हैं उनके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उससे उसकी डेवलपमेंट को लेके, उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेके, इवैल्यूएशन को लेके काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। नाम है फाइंड, यानी फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड काम करती है मेनली ये बॉडी। अगली जो न्यूज़ है वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो वुमेन्स को कई बार फंसा के मैरिज कर ली जाती है और बाद में उनके राइट्स सुरक्षित नहीं रह पाते। अगर सारी जो शादियां हैं वो प्रॉपर ढंग से अगर रजिस्टर होती हैं तो बाद में वुमेन्स को धोखा देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसी कंटेक्स्ट में लॉ कमीशन ने कहा है कि मैरिजेस को कंपलसरी कर देना चाहिए। थोड़ा सा बॉडी के बारे में हम जान लेते हैं। नॉन स्टैच्यूटरी ये बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है। नाम से लगता है वैसे एक प्रकार से स्टैच्यूटरी बॉडी होगी, लेकिन नॉन स्टैच्यूटरी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पहला कमीशन बनाया गया था 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के अंदर में, और ये बनाया गया था लॉर्ड मैकुले की चेयरमैनशिप के अंदर में। उन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे पिनल कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कोडिफाई किया जाए। लेकिन आज़ाद भारत की बात करें तो पहला लॉ कमीशन जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1955 के अंदर में। हर 3 साल बाद इसे रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। 20वां लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है वो दी गई थी 21 अगस्त 2015 को, यानी एक्सपायर हो गया था। अभी जो लॉ कमीशन है वो 21वां लॉ कमीशन है जो एक्सपायर हो जाएगा 31 अगस्त 2018 को। पीआईबी में देख लेते हैं कौन से आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ने मैसेज दिया अल्जीरिया के इंडिपेंडेंस डे के मौके पे। तो अल्जीरिया की लोकेशन सिर्फ देख लेते हैं, यहाँ पे है अफ्रीका के नॉर्थ में, एटलस माउंटेन्स यहाँ से जाते हैं, हमने देखा था। मोरक्को, अल्जीरिया, ये टूनिशिया है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ऊपर स्पेन है, लीबिया, नीचे नाइजर, माली और वेस्टर्न सहारा। और ऐसा ही हमारे प्रेसिडेंट ने बधाई दी। वेनेजुला का नेशनल डे है तो इसकी भी लोकेशन हम देख लेते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर में वेनेजुला का देश है, साइड में है कोलंबिया,
और इसके ईस्टर्न साइड में है गुइना और सूरीनेम। बस लोकेशन याद रखना। धीरे धीरे करते 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन लोकेशन हमें याद होते होते पूरा वर्ल्ड मैप बिल्कुल रट जाएगा। इलेक्शन मशीनरी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है, अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कई सारी इसकी जो पार्ट्स हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल नंबर 324 के अंदर में इसका जिक्र है। परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, 3 मेंबर्स हैं फिलहाल, और प्रेसिडेंट चाहे तो मेंबर्स की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं, और इक्वल पावर्स है तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स के पास में। और उसके अलावा तो क्या है, आगे देखते हैं हम। टर्म जो होती है वो होती है 6 साल या 65 साल, जो भी जल्दी अचीव हो जाए तभी एक्सपायर हो जाएगी जो टर्म है कमिश्नर्स की, इलेक्शन कमिश्नर्स की। पावर कौन कौन से होते हैं, ये एक एडवाइजरी बॉडी भी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी भी है। और आगे देखिए, कोई भी डिस्प्यूट, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी के रिकॉग्निशन से लेके कोई भी डिस्प्यूट हो उसको टैकल करती है। जैसे समाजवादी पार्टी अब स्प्लिट होने वाली थी तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट आ गया था, इलेक्शन कमीशन पे जिम्मेदारी थी कि वो डिस्प्यूट को सोल्व करें, और जो साइकिल का चिन्ह है वो किसको जाएगा वो भी इन्होंने ही डिसाइड किया। कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करना, वोटर्स को रजिस्टर करना, पार्टीज को रजिस्टर करना, और जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको बताना, कोई भी पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, सिंबल्स बांटना, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, किसी भी एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा हो तो। ऐसे ही ये गवर्नर को भी एडवाइस करते हैं कि जब कोई एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की बात आती है, पोल्स को चाहे तो ये कैंसिल कर सकते हैं, अगर पोल अच्छे से यानी चुनाव अच्छे से नहीं हुआ तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं। पूरी मशीनरी को सुपरवाइज भी करते हैं। इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है इनके पास में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसा ही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने में। और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को तभी हटाया जा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी रिकमेंडेशन दें। वैसे तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आमतौर पे आईएएस को ही अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे, और कोई स्पेसिफाइड टर्म भी नहीं दिया। जो अभी टर्म है 6 साल या 65 साल, ये बाद में पार्लियामेंट के एक एक्ट से पास की गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई स्पेसिफाइड टर्म मेंशन नहीं है। और उसके बाद में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो है वो इलेक्शन कंडक्ट करता है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, और पूरे देश में या फिर असेंबली इलेक्शंस हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करता है म्यूनसिपल पार्टीज के लिए, पंचायत के लिए, सरपंच के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर क्या होता है, देखिए इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हर एक स्टेट के लिए एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की नियुक्ति करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करने के बाद में। इनका जो इन पे ऊपर में जिम्मेदारी होती है वो स्टेट के अंदर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। कौन से, म्यूनसिपैलिटीज़ के, पंचायत के, वो सभी जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट करवाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सभी प्रकार के जो इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन पर नज़र रखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद में। उसके बाद में रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो हर एक पार्लियामेंट या फिर असेंबली के लिए, कंस्टिट्यूएंसी के लिए होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी या असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे हर एक असेंबली के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट्री, चाहे वो हर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हो या असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक से ज़्यादा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिए। उसके बाद में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, यानी कौन कौन से लोग वोट दे सकते हैं, उनके वोटों को बनाना, या वो सब चीज़ें डिसाइड करता है ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। मान लीजिए किसी नए पर्सन को वोट बनवाना है तो कहाँ पे वोट बनेगा, कौन वोट बनाएगा, वो सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं इस ऑफिसर के द्वारा, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये भी सेम चीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के से कंसल्टेशन करने के बाद में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को नियुक्त कर सकता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के तौर पर। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज की डिस्कशन पे बेस्ड में। पहला जो क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया था इंडिपेंडेंट भारत में 1955 में, क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? लॉ कमीशन को हर 3 साल बाद रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, तो आपको आंसर देना है कौन सा, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ओस्पा के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि इसे अमेंड किया गया था 1972 में, और भारत के सभी स्टेट्स में इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया था 1972 में। जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है उसके पास में डिस्टर्ब्ड एरियाज में काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, अरेस्ट करने की पावर होती है, बिना वारंट के सर्च करने की पावर्स होती हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे देश में गवर्नर को 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का क्या एक साथ गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, और उसके बाद
क्या दूसरा ऑप्शन ये है, क्या हाईकोर्ट के जज को गवर्नर नियुक्त करता है? और तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारे संविधान में कोई भी ऐसा प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दिया गया है कि गवर्नर को किस प्रकार से रिमूव करना है। और चौथा ऑप्शन है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर में जहां जोन सी यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली या पुडुचेरी में जहां पे विधानसभा है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन नियुक्त करता है। तो ये इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये चार ऑप्शंस आ सकते हैं। 2013 में यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको आंसर देना है। इसका आंसर कहां देना है, ऑप्शंस आपको कहां मिलेंगे, इसके जो आंसर्स हैं कल भी मैंने आपको बताया था। OnlyIAS वेबसाइट जो है onlyIAS.com, वहां पे एक ऑप्शन है, मेन्यू में आपको मिलेगा डेली क्विज। तो वहां पे आज का क्विज पोस्टेड मिलेगा और वहां पे आप चाहें तो आंसर्स देख सकते हैं इस क्विज के। अगला जो क्वेश्चन है फाइंड बॉडी के बारे में है। जो फाइंड बॉडी जो है, क्या ये ग्लोबल हेल्थ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है? पांचवा क्वेश्चन ये है कि गवर्नर्स के पास में काफ़ी सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं गवर्नर के पास में? क्या वो गवर्नर्स जो है वो अपनी रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में कि कब प्रेसिडेंट रूल इस्टेब्लिश करना है, उस रिपोर्ट को भेज सकते हैं क्या नहीं भेज सकते हैं? क्या गवर्नर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं नहीं करते हैं? क्या गवर्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है कि वो किसी भी बिल को रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट के असेंट के लिए? क्या गवर्नर कोई भी ऐसा रूल्स बना सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से बिजनेस करेगी? तो क्या ये सारी डिस्क्रिशनरी पावर हैं या नहीं है, इस बात का आंसर आपको देना है। छठा क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, क्या ये 5 मेंबर बॉडी है? क्या यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है वो इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करती है? क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करता है, पार्टीज के मर्जर या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो पॉलिटिकल पार्टी से रिगार्डिंग? तो आंसर्स मैंने अभी आपको बताया कि onlyIAS.com पे आपको मिलेंगे। रिकैप कर लेते हैं। द हिंदू में हमने जाना कि जो हाईवेज के पास में जो शराब एक प्रकार से बैन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और बाद में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टेट हाईवेज को डीनोटिफाई कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ओस्पा के बारे में हमने जाना और नोट्स को बैन करने के बाद में कौन सी दिक्कत आ रही हैं लोगों को और इस एक मौका लोगों को दिया जाना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया। गवर्नर की पावर्स के बारे में हमने जाना। हेफा को लिबरेट करवाने में मैसूर जो इंपीरियल जो सर्विसेज है उनका क्या योगदान रहा, वो भी हमने जाना। फाइंड बॉडी के बारे में जाना। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना। PIB की बात करें तो अल्जीरिया और वेनेजुएला की लोकेशन हमने देखी। इलेक्शन मशीनरी के बारे में हमने डिस्कस किया, ये सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।